गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों का स्वागत है आज हमारे नए टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन में। आज हम जो पेपर सोल्व करने वाले हैं वो हमारे पास है 024850। आज अपन इस पेपर का सॉल्यूशन करते हैं, मैथ्स के सारे 25 क्वेश्चंस करते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे हैं 730 रुपये को हम लोगों को ए बी सी में इस प्रकार से बांटना है कि ए को 3 रुपये मिले तो बी को 4, बी को 3.5 मिले तो सी को 3 रुपये। तो बी और सी के पार्ट का डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। अब देखिए टोटल हम लोगों को ए बी सी तीनों के अंदर 730 रुपीज को डिवाइड करना है। हमें कह रहा है जब ए को 4 रुपये, ए को 3 रुपये मिलते हैं तो बी को कितने रुपए मिलते हैं? 4। तो ए बी का रेशो क्या आया? 3:4। फिर हमें कह रहा है जब बी को 3.5 रुपए मिलते हैं तो सी को कितने रुपए मिलते हैं? सी को 3 रुपए मिलते हैं। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रेशो क्या आ जाएगा? 7:6। हमें ए बी का रेशो पता है, बी सी का रेशो पता है, हम क्या तीनों का कंबाइंड रेशो निकाल लें। ए बी का रेशो 3:4, बी सी का रेशो 7:6। यहाँ हम लिख देंगे 4, यहाँ लिख देंगे 7, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 21, 28 और 24। ये हमारे पास तीनों का रेशो आ गया। अब मुझे बताना है बी का पार्ट सी से कितना ज़्यादा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। मुझे क्या इस 4 की वैल्यू बतानी कि कितनी होगी। इन तीनों का अगर मैं टोटल देखूं तो टोटल कितना है? 73। इस टोटल 73 की वैल्यू 730 रुपीज़ के बराबर। तो 1 की वैल्यू 10 रुपीज़, तो 4 की वैल्यू 40 रुपीज़। तो बी और सी के पार्ट का डिफरेंस क्या है? 40 रुपीज़। हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये हम लोगों ने 51 नंबर क्वेश्चन इस पेपर का पहला क्वेश्चन करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हमें दे रखा है किसी आयत का एरिया समान रहता है जब हम उसकी लंबाई को 7 मीटर बढ़ा दें और चौड़ाई को 3 मीटर से घटा दें। एरिया तब भी समान रहता है जब लंबाई को 7 मीटर से घटा दें और चौड़ाई को 5 मीटर से बढ़ा दें। तो आयत की विमाएं हमें बतानी है कि क्या होंगी। तो देखो अगर अपन एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। मान लिया इनिशियली उसकी लंबाई l थी और चौड़ाई b थी। अब लंबाई को 7 मीटर बढ़ाया तो लंबाई l+7, चौड़ाई को हम लोगों ने क्या करा? 3 मीटर से कम कर दिया तो क्या b-3। अब इसका एरिया l/b के बराबर। फिर वो कह रहा है कि अगर हम लंबाई को 7 मीटर कम कर दें तो l-7 कर दें और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दें तो b+5 कर दें, तब भी इनका एरिया क्या रहेगा? सेम। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करूं तो l को b से मल्टीप्लाई करा lb -3l + 7b -21 बराबर l/b। ये टर्म्स कट जाएंगी। मैंने इन दोनों टर्म को बराबर रखकर सोल्व करा। तो यहाँ से अगर मैं इन टर्म्स को उधर ले जाऊं तो 3l - 7b + 21 बराबर 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये तीनों टर्म उधर गई तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। अब अगर मैं सेकंड इसको और इस वाली टर्म को इक्वल रख दूं तो यहां से मैं क्या लिखूंगा? l/b बराबर l-7 इंटू में b+5। इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो lb + 5l माइनस में 7b -35 बराबर lb से lb कट गया तो हमारे पास क्या आया? 5l - 7b -35 बराबर 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो सेकंड इक्वेशन है 5l - 7b -35 = 0। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा? -12 प्लस मेरे पास क्या जाएगा? 56 बराबर 0। तो 2l बराबर 56, तो l की वैल्यू 28। अब 28 वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है तो आंसर सी हो सकता है, लेकिन नन ऑफ दीज है तो अपन l की वैल्यू रखकर चेक कर लेंगे। l की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख दें, यहाँ रखें या इससे बाद वाली इक्वेशन में रखें तो हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं l का मान यहाँ अगर रखता हूँ तो 28 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या है? 84 माइनस में 7b + 21 बराबर 0। तो यहाँ से 7b बराबर क्या आ गया? 105। तो b का मान क्या आ गया? 50। ये हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन सी।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर सी, एल की वैल्यू 28 और बी की वैल्यू 15। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो, अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहो तो देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं। हम लोगों को पता है कि लंबाई को 7 मीटर से बढ़ाया, पहले एरिया एल बी था, अब एल प्लस 7 करा और बी को हम लोगों ने 3 मीटर से घटा दिया, तब भी एरिया सेम रहा। अगर हम लंबाई को 7 मीटर घटा दें, एल माइनस 7 करें और चौड़ाई को हम क्या करें 5 मीटर से बढ़ा दें, तब भी हम लोगों का एरिया सेम रहेगा। तो देखो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर ऑप्शन से ट्राई करें, पहला ऑप्शन 13 और 18 रख कर देखें, पहला ऑप्शन 13 और 18 रख कर देखें तो यहाँ मैं 13 में 7 जोड़ूंगा तो 20, 18 में से मैं 3 कम करूंगा 15। अब देखो यहाँ 9 का मल्टीपल ही नहीं बन रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये 9 2 जा और ये 13 का मल्टीप्लाई है, तो कोई ऐसी टर्म ही नहीं बन रही, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन हम लोग ट्राई करें, सेकंड ऑप्शन हमें कह रहा है 27 और 16, तो अगर मैं 27 और 16 लिखूं, 7 जोड़ूं तो 34 और 16 में से अगर मैं 3 घटा दूं 13। अब ये मेरे पास 17 का मल्टीपल है, यहाँ कोई है ही नहीं तो बराबर नहीं आ सकता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ हम अगर ऑप्शन सी चेक करें 28 और 15, 28 में मैं 7 जोड़ूं तो 35, 15 में से 3 घटाऊं 12। अब देखो ये 7 इंटू 4 और ये 5 इंटू 3 है, यहाँ भी क्या बन रहा है 7 इंटू 5 और 4 इंटू 3, दोनों की टर्म इक्वल बन रही है, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। एग्जाम में करने के हिसाब से ऑप्शन चूज करना, ऑप्शन की मदद से इसका आंसर निकालना सबसे बेस्ट रहता है, पर मैंने आपको दोनों तरीके सिखाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 10। अगर हम इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है, क्योंकि किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना है, इसका मतलब यूनिट डिजिट बताना है। 12 की पावर 11 इंटू 33 की पावर 15 इंटू 65 की पावर 33। अब देखो यहां मैं इसकी पावर में अगर 4 का डिवाइड करूं तो मेरे पास पावर बची 3, 2 की पावर 3 से क्या बना 8, और 5 की कोई भी पावर हो तो क्या आता है 5, 8 इंटू 5 40 बना, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा 0, तो क्या आ जाएगा नन ऑफ दीज, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 3 वाली पावर हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब 0 बन गया तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 54 नंबर, एक दुकानदार दूध खरीदते समय दिखाई गई मात्रा से 20% अधिक लेता है और बेचते समय 10% डिस्काउंट देता है और दिखाई गई मात्रा से 25% कम देते हैं, तो हमें उसका कुल प्रतिशत लाभ बताना है कि क्या होगा। ए शॉपकीपर वाइल परचेजिंग मिल्क टेक 20% मोर देन द इंडिकेटेड क्वांटिटी ऑफ मिल्क, while selling he offer a discount of 10% but giving 25% less than the indicated quantity of milk, what is the overall percentage profit। देखो हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस 100 है, हम 100 रुपए में 1000 ग्राम 1 केजी या 1000 ग्राम वस्तु खरीदते थे, लेकिन हम 20% अधिक लेते हैं, इसका मतलब 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम खरीदते हैं 1200 ग्राम। बेचते समय हम 10% का डिस्काउंट देते हैं, 100 पर बेचना चाहिए था लेकिन 10% का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब बेचते कितने में 90 में, और 25% कम देते दिखाई गई मात्रा से, तो जो दुकानदार बेचेगा वो 1 केजी या 1000 ग्राम ही बेचेगा, 25% कम कर देगा, इसका मतलब कितने ग्राम बेचेगा 750 ग्राम। अब यहां से हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दें, ये 0 से 0 कैंसिल। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमने 75 रुपीज में जो चीज खरीदी 12 इंटू 9 108 रुपए में बेच दी, 75 रुपीज में खरीद कर 108 रुपए में बेची, तो प्रॉफिट हुआ 33 का 75 पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 25 से क्या 3 बार, 25 से क्या 4 बार, 3 से क्या 11 बार, 11 इंटू 4 क्या आया 44%, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 44% का, तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पास आ गए। ये हमारा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं अपन। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग जब देख रहे हैं तो हमें पता लग रहा है ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। माना एक्स वाई जेड ऐसे फ्रैक्शन है कि एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड, यदि जेड को एक्स से डिवाइड करे तो ये रिजल्ट आता है जो वाई से इतना अधिक है, इनका हमें रेशियो बताना है कि क्या होगा। चलिए देखिए हम लोगों को कह रहा है कि जब जेड को एक्स से डिवाइड करते
z को x से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 5/2। तो z बाय x की वैल्यू 5/2, जो y से 7/4 अधिक है। अगर मैं 5/2 में 5/2 जो है y से 7/4 अधिक है, तो y प्लस 7/4 क्या 5/2 के बराबर होगा? तो y की वैल्यू क्या होगी 5/2 माइनस में 7/4, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 4, 10 माइनस 7, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3/4। y का मान हमें 3/4 मिल गया। हमें पता है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड 1 से ही 11/12 है, तो क्या ये हमारे पास 23/12 बना। x प्लस वाई प्लस जेड हमें 23/12 पता है, y का मान 3/4 है, अगर उसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो y का मान क्या 9/12 है। 23 में से 9 चला गया तो मेरे पास x और z का टोटल क्या 14/12 बचा। अब मुझे x और z को 5:2 में बांटना है। इसको अगर मैं 5x मानूं, इसको 2x मानूं, तो क्या होगा 2x प्लस 5x, 7x की वैल्यू 14/12 के बराबर। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 2/12। x की वैल्यू 2/12 आएगी तो हम लोगों को पता है कि z 5x है, तो क्या जाएगा 10/12, और x हम लोगों को पता है कि 2x है, तो ये क्या जाएगा 4/12। मैं अपॉन में 12 से काट नहीं रहा क्योंकि मुझे इसे आगे सोल्व करना है, तो हर जगह 12 भी रहने देते हैं। मुझे चाहिए z माइनस एक्स रेशियो में y माइनस एक्स। तो z माइनस एक्स, z का मान 10/12, x का मान 4/12, तो मेरे पास ये क्या है 6/12। यहाँ से रेशियो निकाले y माइनस, y का मान 9/12, x का मान 4/12, तो यहाँ से डिफरेंस करूँगा तो क्या जाएगा 5/12। तो मेरे पास 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो क्या आया 6/5। तो हमारा आंसर क्या गया ऑप्शन नंबर ए। ये हम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं। ये हम लोगों ने इस पेपर के आज 5 क्वेश्चन कर लिए। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन हमारे लिए बड़े इजी थे। एक क्वेश्चन हमारे पास नंबर सिस्टम का था, एक क्वेश्चन हमारे पास अलजेब्रा का है, एक क्वेश्चन हमारे पास प्रॉफिट लॉस का आया, फिर हमारे पास एक क्वेश्चन रेशियो का था। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन थे करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोगों को अलजेब्रा का क्वेश्चन दे रखा है कि रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर बराबर 3, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर इक्वल अगर 3 दे रखा है, इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो क्या x प्लस 1/x प्लस 2 बराबर मेरे पास 3, तो x प्लस 1/x बराबर क्या है 1। अब जब x प्लस 1/x 1 होता है तो हम लोग जानते हैं क्या कि x क्यूब की वैल्यू क्या होती है -1, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होती है -1, और ये सारी टर्म जो हम लोगों को दे रखी है एक्स क्यूब की टर्म में दे रखी, तो मैं ये कह सकता हूँ पहली टर्म एक्स क्यूब की पावर 600 बनेगी, दूसरी टर्म क्या एक्स क्यूब की पावर 300 बनेगी, तीसरी टर्म क्या एक्स क्यूब की पावर 210 बनेगी, नेक्स्ट टर्म हमारे पास एक्स क्यूब की पावर 150 बनेगी, नेक्स्ट टर्म हमारे पास एक्स क्यूब की पावर 270, और बाकी जो सारी टर्म है वो एक्स क्यूब की पावर माइनस में बन जाएगी 90, माइनस में एक्स क्यूब की पावर 60 और प्लस एक्स 0। तो हम जब इन पावर्स को देख रहे हैं सारी पावर हमारे पास इवन आ रही है क्या। तो अगर मैं कहूँ कि एक्स क्यूब की पावर अगर इवन है तो -1 की पावर इवन होगा तो +1 आएगा। तो मेरे पास यहाँ अगर मैं टर्म्स को जोड़ूं तो 1 2 3 4 और 5, 3 4 और 1 5 और 1 6, ये 6 प्लस के बने और ये माइनस के 2 बने, तो 6 में से 2 घटा देंगे तो क्या आएगा 4। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 टर्म हमारे पास पॉजिटिव थी, 2 टर्म नेगेटिव थी, तो 6 में से 2 घटा दिया तो क्या जाएगा 4। तो हमारा आंसर क्या गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हम लोगों को दे रखा है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और मुझे देखकर ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा लग रहा है क्योंकि छोटी सी वैल्यू है। 7 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बचेगा 5, 15 में अगर 5 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 3, 12 प्लस 3 करूंगा तो क्या जाएगा 15, और 3 इंटू 3 करूंगा 9, तो 9 माइनस में 6 ब्रैकेट के अंदर, इसको सोल्व करा तो 15 आ गया। अब मेरे पास क्या है 9 माइनस में माइनस का 9, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 9 प्लस 9 क्या जाएगा 18। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। तो ये तो सिंप्लीफिकेशन का बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, हम इसको बिना पेन चलाए भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। हमें कह रहे हैं एक समान ऊंचाई और क्रमशः R1 और R2 रेडियस वाले दो ठोस शंकुओं को पिघलाकर हमने R त्रिज्या वाले एक ठोस गोले में बदल दिया, तो हमें उन शंकुओं की ऊंचाई बतानी है कि क्या होगी। हमें कह रहा है टू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन्स of equal height and radius R1 and R2 are melted and made to form a solid sphere of radius R, then the height of cone। हमने मान लिया कि कोन की हाइट क्या थी, h एज्यूम कर रहे। शंकु का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो पहले वाले की रेडियस R1, हाइट हमने मान रखी है h, दूसरे वाले का वॉल्यूम 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू h। इन दोनों के वॉल्यूम का टोटल यहां से हम जो गोला बनाएंगे उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हमारे पास जो गोला बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r3। गोले का वॉल्यूम हम लोगों ने लिख दिया। तो हम जब इन दोनों को पिघलाएंगे तो दोनों के वॉल्यूम का टोटल हमारे पास जो नेक्स्ट बनेगा उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहां से अगर अपन π/3 कैंसिल कर दे कॉमन लेकर और h कॉमन ले लूं तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल क्या आएगा 4r3। तो h की वैल्यू क्या आएगी 4r3 अपॉन में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब ये देख लो हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर 4r3 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है क्या? ये हमारे पास मेंसुरेशन का क्वेश्चन था 3D का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें कह रहे हैं ए बी से किए हुए काम का 50% बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में कर पाता है। अब देखो हिंदी में इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही ज़्यादा अच्छे से, तो इंग्लिश में पढ़ते हैं। इट डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/3 ऑफ द टाइम टेकन बाय बी। ए क्या करता है, बी ने जितना काम करा उससे आधा काम करता है और बी को जितना समय लगा उसके 1/3 समय में करता है। देखो ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है। ए डज हाफ आधा काम करता है एज मच एज वर्क बीन 1/3 ऑफ द टाइम टेकन बाय बी। बी ने जितना टाइम लिया उसके 1/3 समय में ए आधा काम करता है और हमें कह रहे हैं दोनों मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं। तो हमें बताना है बी अकेला उस काम को कितने समय में करता है। अब देखो हमें 1/3 दे रखा है, 1/3 हमें दे रखा है, तो मैं बी का टाइम 3 का मल्टीपल मान लेता हूं। मैं अगर ऐसा मानूं कि बी एक काम करता है 3t डेज में, तो ए से आधा काम करेगा 1/3 टाइम में, इसका मतलब t डेज में। ए ने आधा काम करा t डेज में, तो ए पूरा काम करेगा 2t डेज में और बी पूरा काम कर रहा है 3t डेज में। तो इनके टाइम का रेशो 2:3, तो एफिशिएंसी का रेशो क्या 3:2। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो अगर हमारे पास 3:2, तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी 5, दोनों को टाइम लगा 10 दिन। दोनों की एफिशिएंसी का टोटल 5 टाइम 10 दिन, तो टोटल वर्क 5 × 10 50। और हमें बताना है 20 काम को कितने टाइम में करेगा। तो बी का टाइम हम लोग क्या लिख देंगे 50/बी की एफिशिएंसी 2, 50/2 क्या है 25। तो 20 काम को कितने समय में कर देगा 25 दिन में। हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। ये हम लोगों का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें दे रखा है क्रमशः 20, 20 और 10% की छूट को एक अकेली कितनी छूट के बराबर होगी, हमें ये बताना है। 3 हमें डिस्काउंट दे रखे हैं, इनका सिंगल डिस्काउंट बताना है। 20% हमारे पास 1/5, 20% 1/5 और 10% 1/10। इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि MRP हमारे पास सबसे पहले 5 था, एक का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में 4। फिर MRP 5 था, एक का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में 4। फिर MRP 10 था, एक का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में 9 में। यहाँ 2 से चला गया 5 टाइम, ये चला गया 2 पर। तो 5 × 5 × 5 क्या है 125, 5 का क्यूब बन गया। ये क्या है 8 × 9 क्या है 72। हमने क्या करा 125 वाली चीज को 72 में सेल कर दिया। तो हम लोगों ने यहाँ पर कितना डिस्काउंट दिया 53 का। यहाँ हम लोगों ने कितना डिस्काउंट दिया 53 का, कितने पर 125 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 25 से क्या 5 टाइम, ये क्या 4 टाइम। तो ये मेरे पास यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 212/5।
212/5, इसमें 5 का भाग दूंगा, 5 चौक 20 बच जाएगा, 12 चला जाएगा 2 बार, फिर चला जाएगा 4 बार, 42.4%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोगों ने 60 नंबर का आंसर निकाला, हमारा आंसर क्या गया? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या? कह पाएंगे ऐसा हम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 हमें क्या कह रहे हैं? 2 कंटेनर हैव एसिड एंड वाटर मिक्स रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो ऑफ 3:1 एंड 5:3। टू गेट द न्यू मिक्सचर विद द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर एज 2:1, द टू टाइप हैज टू मिक्स इन द रेशियो। हमें कह रहे हैं 2 बर्तन है जिसमें एसिड और पानी का रेशियो 3:1 और 5:3 है, इनको मिलाकर हमने एक गोल बनाया, उसमें नया मिक्सचर में एसिड और पानी का रेशियो 2:1 तैयार करने के लिए दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया? पहले बर्तन में एसिड, पहले बर्तन में हमारे पास एसिड और वाटर का रेशियो हम लोगों को दे रखा है 3:1, दूसरे के अंदर एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है 5:3। इन दोनों को मिलाकर हमें एसिड और वाटर का रेशियो बनाना है 2:1। तो देखो पहले बर्तन में एसिड 3/4, दूसरे के अंदर एसिड 5/8, और दोनों को मिलाकर जब एसिड बनाया तो वो कितना आया? 2/3। अब हमें इनका एलिगेशन लगाना है, तो एलिगेशन लगाने के लिए इन तीनों का एलसीएम आया 24, सबको 24 से मल्टीप्लाई कर दे, सबको 24 से मल्टीप्लाई करा तो ये गया 6 टाइम, ये गया 3 टाइम, और ये गया 8 टाइम। तो क्या आएगा? 6 × 3 18, 5 × 3 15, और 8 × 2 16। एलिगेशन लगा दें, 16 में से 15 गए 1, और 18 में से 16 गए 2, तो इनको किस रेशो में मिलाएंगे? 1:2 में। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये हमारे पास मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 हम लोगों को क्या कह रहे हैं? ए स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ 5.5 km/h, रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 4 km/h। इफ ही टेक्स 4 से 3/4 आवर फॉर द एंटायर जर्नी, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द स्टूडेंट? अब देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है। D बराबर हमारे पास होता है S1 × S2 अपॉन में S1 + S2 इंटू में टोटल टाइम। तो एक स्पीड हमारे पास है 5 से 1/2 या 11/2, सेकेंड स्पीड हमारे पास है 4, और टोटल टाइम हम लोगों को दे रखा है 4 से 3/4, या हम क्या कह सकते हैं 19/4। तो अब देखो इसमें वैल्यू अगर रखें तो 11/2 इंटू में 4 अपॉन के अंदर S1 + S2, 11/2 + 4 को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या 19/2 आ जाएगा, और टोटल टाइम हमें दे रखा है 19/4। 19 से 19 गया, 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, तो डिस्टेंस क्या है? 11 किलोमीटर। अब ये आती है उसकी एक साइड की दूरी, वो गया और वापस आया, मुझे टोटल डिस्टेंस बतानी, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी? इसकी डबल। टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी? 11 की डबल, तो क्या जाएगा? 22 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ये हम लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा 62 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट 63 क्या कह रहा है? एक आदमी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। यदि उसकी इनकम 20% बढ़ा दें और खर्चा 15% बढ़ा दें तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई, हमें ये बताना है। देखिए इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मान लिया उसकी इनकम 100 है, 75% खर्च करता है तो 75 खर्च करेगा और बचाएगा 25। इनकम 20% बढ़ा दी तो इनकम क्या हो गई? 20 रुपये बढ़कर 120 हो गई। खर्चा हमने 15% बढ़ाया, 75 का अगर अपन 15% निकालें तो 10% आएगा 7.5, और मेरे पास 5% इसका भी आधा तो 3.75, दोनों को ऐड कर देंगे तो 11.25 बढ़ा दिया। खर्चा 11.25 बढ़ा दिया तो खर्चा हमारे पास क्या हो गया? 86.25। अब उसकी बचत निकालनी, 20 रुपये ज्यादा कमाने लगा, 11 रुपये 25 पैसे खर्च करने लग गया, तो कितने रुपए बचाएगा? 8 रुपये 75 पैसे, 33.75 हो जाएगी। बचत में वृद्धि बतानी है, 8.75 उसका बचत बढ़ी, कितने से? 25 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से,
पॉइंट हटाया, बटा में 100 से 100 गया, 25 से काटा, 25 से 75 बच जाएगा, 12 125 चला जाएगा 5 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ गई? 35%। चलिए, ये हम लोगों ने इस पेपर का 30 नंबर क्वेश्चन करा। ये हमारे पास परसेंटेज का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। एक नदी की धारा 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है। एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती, तो स्थिर पानी में नाव की स्पीड बतानी है कि क्या होगी। देखो, हमें आने और जाने का टोटल टाइम दे रखा है कि उसे आने और जाने में टोटल कितना टाइम लगा? 2 आवर। अब देखो, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें पता है कि हम कितने किलोमीटर गए, हम गए 6 किलोमीटर। एक बार हम गए होंगे अगेंस्ट द करंट, तब हमारी स्पीड क्या होगी? x-4। एक बार हम गए होंगे विद द करंट, तब हमारी स्पीड क्या होगी? x+4। टोटल टाइम हमें कितना लगा? 2 घंटे। यहां से हमें x की वैल्यू चाहिए। अब या तो हम यहाँ इसका एलसीएम लेकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट x की वैल्यू चाहिए तो ऑप्शन से रखकर देखेंगे। अगर मैं सबसे पहले 6 रखता हूं, तो मैं अगर 6 रखूं, पहला ऑप्शन ट्राई करूं x की जगह, तो देखो क्या होगा, 6/6 - 4 क्या बनेगा? 2। अब 6/2 ही 3 आवर्स बन जाएगा। टोटल टाइम ही 2 आवर है, तो ये पॉसिबल नहीं। तो ना तो 6 होगा, ना इससे कोई छोटी वैल्यू होगी, इससे बड़ी होगी। अब देखें तो सारे ऑप्शन इससे बड़े। सेकेंड ऑप्शन चेक करा, 8 अगर रखें तो 6/8 - 4 क्या आएगा? 4। 6/8 + 4 क्या आएगा? 12। 6/4 बना 3/2, 6/12 बना 1/2, 3/2 + 1/2 4/2 या 2 आवर। ये हमारे पास आया। इसका हमारा सही आंसर क्या है? 8 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते। ये हमारे पास था बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। 10² माइनस में 6 10a + 9 = 0। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी, और a का मान दे रखा है 0 से 90 डिग्री। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? -6 के ऐसे 2 टुकड़े चाहिए जिसका टोटल -6 और मल्टीप्लाई प्लस का 9 हो। 2 टुकड़े हमारे पास, क्या -3 और -3 आएंगे? तो 10a का मान चाहिए, तो हम लोग साइन चेंज कर देंगे। 10a का मान क्या आ जाएगा? 3। दोनों ही वैल्यू 3 आ रही। अब 10a का मान 3 आ गया, तो हम लोगों को पता है कोट a तो बन जाएगा 1/3। और अगर हमें कोस a चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोस a की टर्म भी है, तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, तो ये क्या √10 हो जाएगा। तो मुझे वैल्यू चाहिए 6 कोट a + 8 √10 कोस a। तो कोट a की जगह तो हम रख सकते हैं 1/3 + 8 √10। कोस a की जगह बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/√10। √10 से √10 कट गया, ये आया 8, और 6/3 क्या बना? 2। 8 + 2 क्या गया? 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो 65 नंबर का आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पर चलते। ये हम लोगों ने आज के पेपर का 15वां क्वेश्चन कर लिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं AB = 8 सेंटीमीटर, CD = 6 सेंटीमीटर are two parallel chords on the same side of the center of the circle. The distance between them is 1 then the radius of the circle is। हमें इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ इंग्लिश में सेंटीमीटर मेंशन नहीं है, तो ये 1 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, सर्किल की रेडियस बतानी है कि क्या होगी। हम लोग हमेशा से जानते हैं कि अगर एक सर्किल के अंदर 2 कोड एक दूसरे के पैरेलल है, AB और CD एक दूसरे के अगर पैरेलल है, तो इनके बीच की दूरी अगर दोनों के डिफरेंस के हाफ के बराबर होती है, r 1 सेंटीमीटर डिफरेंस के हाफ के बराबर होती है, तो रेडियस का फॉर्मूला हम जानते हैं, r² बराबर क्या होगा? 8/2 का होल स्क्वायर + 6/2 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या आ जाएगा? 25। r² बराबर 25, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो दोनों अगर एक ही साइड है तो डिफरेंस होता है दोनों के लेंथ के हाफ के बराबर, तो r² का फॉर्मूला ये होता है। तो रेडियस क्या आ गई? 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 67 नंबर। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया ट्रिग्नोमेट्री का।
हमें कह रहे हैं थीटा अगर एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल है तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा बराबर 1, तो हमें इसका मान बताना है। अब देखो हम लोग जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर 1, तो यहाँ से क्या कोस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा कह पाएंगे। और कोस 4 थीटा में अगर कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा लिखो, कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या टेन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमें जो वैल्यू बतानी है, टेन स्क्वायर थीटा की जगह रखा कोस स्क्वायर थीटा, टेन की पावर 4 थीटा की जगह रखा कोस की पावर 4 थीटा, और इसकी वैल्यू तो पहले से ही 1 दे रखी है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोगों को ये अलजेब्रा का क्वेश्चन दे रखा है, हम लोगों को इस क्वेश्चन में पता है कि इस टर्म की वैल्यू इसके बराबर है, तो हमें इसका रूट का पॉजिटिव वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो आप लोगों को अगर एक फॉर्मूला आता हो, आप लोग जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके अंदर अगर मैं ए प्लस बी बटा में ले आऊं तो इसकी वैल्यू क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगी। यहां इस क्वेश्चन के अंदर ए का मान क्या रूट 6p है, क्योंकि ये रूट 6 का क्यूब है, p का क्यूब है, और b का मान हमारे पास क्या रूट 2q है। तो हम लोगों को ए स्क्वायर अगर लिखें तो क्या आ जाएगा 6p स्क्वायर, बी स्क्वायर हम लिखें तो 2q स्क्वायर माइनस में 6 रूट 6 इंटू रूट 2 रूट 12 इंटू के अंदर पी क्यू, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको अगर हम कंपेयर करें एस पी स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर माइनस में एन पी क्यू, तो एस का मान 6, एम का मान 2 और एन का मान रूट 12। तो हमें जो टर्म चाहिए उसमें रख देते हैं। रूट में एस स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2n स्क्वायर, इसका n का स्क्वायर करूंगा तो 12 आएगा, 12 का डबल करूंगा तो 24, तो क्या आ जाएगा 64, और 64 को रूट से बाहर लाएंगे तो आंसर क्या आएगा 8। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी। चलिए ये हम लोगों ने 18 क्वेश्चन कर लिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास ज्योमेट्री का है। ट्रायंगल ABC में 3AD बराबर CD है, E भुजा BD पर इस पर स्थित है और DE बराबर 2B है, तो हमें इनके एरिया का रेशियो बताना है कि क्या होगा। अब देखो हमें यहाँ दे रखा है 3AD बराबर CD, तो AD और CD का रेशियो क्या 1:3 होगा। AD 1 है रेशियो में और ये हमारे पास 3, इनका ये रेशियो आया। फिर हम लोगों को दे रखा है D बराबर 2B, तो यहाँ से DE और BE का रेशियो अगर निकालें तो क्या 2:1 आ जाएगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ट्रायंगल ABE इस वाले का और पूरे का एरिया का रेशियो बताना है कि क्या होगा। अब ये मेरे पास रेशियो 1/3 बना, तो ये मेरे पास यहाँ टोटल मेरे पास क्या आया 1/3, इसका मतलब पूरा टोटल 4 बना। ये मेरे पास 2 और 1 क्या बना 3, तो मैं क्या 4 इंटू 3 क्या मैं 12 ले सकता हूँ। तो हम क्या इस पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया 12 ले सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि A की बेस पर अगर हम ट्रायंगल बनाएं, A की वर्टेक्स से अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं तो जो इनके बेस का रेशियो होता है वही इनके एरिया का रेशियो होता है। तो सबसे पहले मेरे को पता है यहाँ बेस का रेशियो 1:3, तो 12 को अगर मैं 1:3 में बांटूं तो मेरे पास ये पूरे का एरिया क्या आ जाएगा 9 और इस पूरे का एरिया आ जाएगा 3। अब इस एरिया वाले 3 को 1:2 में फिर बांट दूं तो इसका एरिया आ जाएगा 1 और इसका एरिया आ जाएगा 2, ये हमारे पास आया। अब हमें पता है ABE इसका एरिया 1 है और ABC पूरे का एरिया हम लोगों के पास 12 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/12, ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। बस इसके लिए हमें इतना सा रूल पता होना चाहिए कि A की वर्टेक्स से अगर हम जितने भी ट्रायंगल बनाते हैं
तो वो सारे ट्रायंगल के लिए एक ही वर्टेक्स से जितने भी ट्रायंगल बनाते हैं तो उनके एरिया का रेशो वही होगा जो बेस का रेशो होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ABCD हम लोगों को एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, AB और BC की लेंथ दे रखी है, AC दे रखा है, तो हमें दूसरे विकर्ण की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। देखिए समांतर चतुर्भुज में एक छोटी सी प्रॉपर्टी काम करती है, आपको पता हो तो। हम क्या कहते हैं, चारों भुजाओं के वर्गों का योग, चारों साइड्स के स्क्वायर का सम दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। और हम लोगों के पास आमने सामने की साइड इक्वल होती है तो 2 इंटू इस टर्म में लिखते हैं। तो अगर मैं AB लिखूं तो AB का स्क्वायर 14 का स्क्वायर क्या है 196, BC का स्क्वायर, BC हमारे पास 18 का स्क्वायर 324 बराबर, एक डायगोनल है 16 का स्क्वायर 256, दूसरा डायगोनल का स्क्वायर D2 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अपन इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 520 का डबल करूंगा 1040 माइनस में 256 बराबर D2 का स्क्वायर। तो यहाँ से D2 का स्क्वायर हमारे पास क्या जाएगा 784, ये हमारे पास क्या है 784, और 784 किसका स्क्वायर होता है 28 का। तो दूसरे डायगोनल की लेंथ क्या आ जाएगी 28, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18,000 रुपए की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज वाले 2 साल के बाद 21,780 रुपये हो जाती। यदि ब्याज की दर 5% ज्यादा होती तो हमें बताना है उसी राशि पर उसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता। अब देखो हमें पता है प्रिंसिपल है 18,000, टाइम दे रखा है 2 साल, अमाउंट हम लोगों के पास बन गई 21,780। अगर हम इसका रेशियो निकालें 0 से 0 कैंसिल, 9 से अगर काट दें तो यह आया 200, यहाँ से अगर 9 से काटें 9 दूनी 18, 37, 9 चौक 36, ये चला जाएगा 2 पर, फिर 2 से काट दिया 100/121। टाइम 2 साल है तो इनका रूट कर दो, तो हमारा प्रिंसिपल 10 रहा और अमाउंट 11 हो गई। 10 से 11 हुआ, इसका मतलब एक ब्याज मिला 10 पर, तो रेट क्या आ गई 10%। पहले रेट 10% थी, अब रेट 5% से बढ़ा दे तो नई रेट क्या आ जाएगी 15%। नई रेट क्या आई 15%। अब इससे 2 साल का CI चाहिए, तो सबसे पहले हमें पता है प्रिंसिपल कितना है 18,000। अब अगर 18,000 का 15% निकालें तो हमारे पास क्या जाएगा 2700। 2700 का अगर अपन 15% निकालें 10% 270 135, तो क्या जाएगा 405। 2 साल के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो 5400 और 405, तो क्या जाएगा 5805 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारे पास CI का क्वेश्चन था, बड़ा इजी सा। नेक्स्ट देखो हमारे पास DI का क्वेश्चन आया। हमें DI का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सर्वे ऑफ मूवी गोइंग हैबिट्स ऑफ द सिटी फ्रॉम 5 cities ABCD इज गिवन बिलो। The first column given the percentage of the viewer in each city who watch less than 2 movies। ये पहले वो लोग हैं जो 2 से कम मूवी देखते हैं। ये हमारे पास पहले वो लोग हैं जो 2 से कम मूवी देखते हैं। और फिर हमें उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहा है नेक्स्ट पोर्शन के अंदर द सेकेंड कॉलम गिवन द टोटल नंबर ऑफ द व्यूअर्स हु वॉच 2 और मोर मूवीज पर वीक, स्टडी द टेबल एंड गिविंग द आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी व्यूअर्स इन द सिटी C वॉच लेस देन 2 मूवीज ए वीक। सिटी C के अंदर देखो, सिटी C के अंदर ये 85% लोग हैं जो 2 से कम मूवी देखते हैं। तो ज़्यादा देखने वाले कितने होंगे 15%। 15% की वैल्यू 2400। हमें बताना है 2 से कम वालों की वैल्यू, तो 2400 की वैल्यू 15%। हमें वैल्यू चाहिए 85% की जो 2 से कम देखते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 से गया 3 बार, ये गया 17 बार, 3 से चला जाएगा 800 बार। 800 को अगर 17 से गुना करें, 8 7 56 और 5 13,600, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जो 2 से कम मूवी देखते हैं सिटी C में वो कितने हैं 13,600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी DI पर। दूसरा क्वेश्चन, वह नगर कौन सा है जहाँ फिल्में देखने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है। अब देखो सबसे कम है, यहाँ अगर अपन बात करें सबसे कम कहाँ होगी, यहाँ मुझे पता है कि ये जो परसेंटेज में वैल्यू है ये 2 से कम मूवी देखते हैं।
इसका मतलब 2 से ज़्यादा जो मूवी देखते होंगे वो यहाँ कितने होंगे, 40%, 80%, 15%, 45% और 25%। अब जब 80% की वैल्यू 3000, 80% की वैल्यू 3000, तो यहाँ सबसे कम लोग आएंगे। तो सबसे कम जनसंख्या जो लोग मूवी देखते हैं वो कौन से हैं, सिटी बी वाले। ये हमारा आंसर आ गया। और हमें सिर्फ 4 ही चेक करने थे, पर मैंने आपको 5 की परसेंटेज में वैल्यू लिख दी। नेक्स्ट देखो हम लोगों को क्या कह रहा है, द हाइएस्ट नंबर ऑफ द मूवी वॉचर इन एनी गिवन सिटी। सर्वेक्षण में शामिल किसी भी नगर में फिल्म देखने वाले की सबसे अधिक संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। चलिए अब देखिए सेम वही चीज हम लोगों के पास, ये परसेंटेज में सारी वैल्यू है। तो हम लोगों को पता है सेकंड में कितने हैं, 40%, 80%, 15%, 45% और 25%। अब मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो अब देखो मैक्सिमम अगर देखें तो 25% की वैल्यू 8000, सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू ये आ रही है, तो 100% निकाल लें। 8000 है 25% की वैल्यू चाहिए 100% की, तो ये चला जाएगा 4 बार। 8000 को 4 से गुना करेंगे 32000। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं, 75 नंबर पर। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है 3 पर्सन ABC हैं जिनका एवरेज वेट 60 kg है। डी अगर इसमें शामिल हो जाए तो इनका एवरेज वेट 65 kg हो जाता है। ABC 3 है, इनका एवरेज है 60 kg। तो इन तीनों का टोटल हम क्या 180 kg कह सकते हैं। जब डी इसमें अपन इंक्लूड कर देते तो इनका एवरेज हो जाता है 65, तो इन सबका टोटल क्या 260 आ जाएगा। इन सबका टोटल आया 260। इसका मतलब यहाँ पर डी का वेट अगर अपन लें तो डी का वेट हमारे पास कितना आ गया, 80 kg। अब हमें कह रहे हैं एक और व्यक्ति है ई जिसका वेट डी से 3 kg कम है। इसका मतलब ई का वेट क्या होगा, 77 kg। अगर ए की जगह हम ई को रिप्लेस कर दें, ए को ई से रिप्लेस कर दें, बी सी डी ई, इनका एवरेज हमारे पास 67। तो इन सब का अगर अपन टोटल निकालेंगे तो इसका 4 टाइम हो जाएगा, तो क्या 268 आ जाएगा। तो यहाँ से ए और ई के वेट का डिफरेंस निकालो। तो देखो ई का वेट ए के वेट से 8 kg ज़्यादा होगा। तो हमें ए का वेट बताना है कि क्या होगा। ई का वेट 77 माइनस ए बराबर 8, तो ए की वैल्यू क्या आई, 77 माइनस 8, तो क्या आ जाएगा 69। तो ए का वेट कितना आ जाएगा, 69 kg। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया बी। अब देखो इसमें हमने सबके टोटल निकाले, आप चाहते तो बिना टोटल निकाले भी कर सकते थे। ए बी सी का एवरेज 60, ए बी सी डी चारों का एवरेज 65। तो डी अगर 60 का आता तो सबका एवरेज वही रहता, लेकिन उसके आने से एवरेज 5 से बढ़ गया, तो सबका एवरेज 5 से बढ़ाया, 4 × 5 20 बढ़ा दिया, तो डी 80 kg का। इससे 3 kg कम, इसका मतलब 77 kg का। ए को रिप्लेस कर दे तो बी सी डी ई का एवरेज 67, एवरेज 2 से बढ़ा, तो ई और ए के वेट का डिफरेंस 4 × 2 8 kg आ जाएगा। तो ई का 77, तो ए का वेट इससे 8 kg कम, तो क्या आ जाएगा 69 kg। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज के पेपर के हमने पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लिया। आपको यहाँ कहीं भी दिक्कत आए तो आप बता सकते हैं, मैं आपको उसके लिए फिर से रिप्लाई कर दूंगा, आपको उस सॉल्यूशन को दोबारा से बनाकर देने की कोशिश करूंगा। चलिए अपन मिलेंगे फिर नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ अगली वीडियो में। तो वीडियो देखते रहें और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते रहें। चलिए थैंक यू भाई।